हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी अकेडमी विद डॉक्टर चंदा में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नई कविता के बारे में। दोस्तों, नई कविता जो है वो हिंदी साहित्य या हिंदी कविता के इतिहास पे एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये पड़ाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पूर्व के जो काल थे, चाहे वो भारतेंदु काल की कविता हो, द्विवेदी, छायावाद युग, प्रगतिवाद प्रयोग, यह सभी जो कविता जो युग थे वो आजादी से पूर्व के युग थे। यानी कि इस युग में भारत जो है वो आजादी के लिए, स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन नई कविता में परिस्थितियां बदल जाती हैं और नई कविता जो है वो एक आजाद भारत की बदली हुई परिस्थितियों में उपजी हुई कविता है। दोस्तों, आज के इस व्याख्यान में नई कविता के विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं करेंगे। हमारा पहला महत्वपूर्ण बिंदु होगा नई कविता की समय सीमा और नामकरण। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा युगीन परिस्थितियां। तीसरा दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है नई कविता के प्रमुख कवि। नई कविता के प्रमुख कवि। और चौथा दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है नई कविता की युगीन प्रवृत्तियां। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चार बिंदु हैं जिन पर आज हम पूरे व्याख्यान में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने पहले चर्चा के प्रमुख बिंदु, समय सीमा। दोस्तों, नई कविता की जो समय सीमा है उसे लेकर कई विद्वानों में मतभेद है, किंतु 1951 में जब अज्ञे का दूसरा तार सप्तक प्रकाशित होता है, यहाँ से नई कविता की एक शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, नई कविता की समय सीमा की बात की जाए तो नई कविता जो है वो छठे दशक की कविता है। 1951 में जब अज्ञे अपने तार सप्तक का दूसरा प्रकाशन करते हैं, तो उसके बाद से ही ऐसा माना जाता है कि जो नई कविता है वो प्रयोगवाद में परिवर्तित हो जाती है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि प्रयोगवाद का विकास ही आगे चलकर नई कविता के रूप में हो जाता है। और इसी के साथ ही 1954 में जगदीश गुप्त अपने संपादन में नई कविता नाम से पत्रिका का संपादन करते हैं। तो इससे भी नई कविता का आरंभ कई आलोचक मानते हैं, तो हम दोनों को ही लगभग सही बताते हैं। तो लेकिन हम इसकी जो एक मुकम्मल शुरुआत है वो 1951 से मानते हैं, अज्ञे के तार सप्तक से। और दूसरा जो है इसमें आगे जो जगदीश गुप्त थे, जगदीश गुप्त ने संपादित की थी पत्रिका नई कविता। तो 1954 से भी नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, नामकरण। नई कविता को जो नई कविता नाम दिया था दोस्तों, वो दिया था सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे ने। यानी अज्ञे ने ही 1952 में अपनी जो कविताएं उनकी छप रही थी, या जो तार सप्तक में उनकी जो कविताएं छपी, उसको उन्होंने नई कविता नाम दिया। तो यहां से भी एक नई कविता की हम शुरुआत देखते हैं। नई कविता की युगीन परिस्थितियों को समझने के लिए हमें उस समय की तत्कालीन जो उस समय हलचलें हो रही थी भारतीय परिप्रेक्ष्य में और भारतीय समाज में, और क्या महत्वपूर्ण वैश्विक गतिविधियां हो रही थी, उन सभी को जानना आवश्यक है। नई कविता की जो परिस्थितियां थी उसे समझने के लिए हमें मुख्य 6 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है, जिनके आधार पर हम नई कविता की परिस्थितियों को आसानी से और एक मुकम्मल तरीके से समझ सकते हैं। तो वो पहला था असंतोष, दूसरा था आजादी से मोहभंग, तीसरा था द्वितीय विश्व युद्ध, चौथा था अस्तित्ववाद, और पांचवा था शहरीकरण। तो पूर्ण बिंदु था हमारा शहरीकरण। शहरीकरण था छठा और अंतिम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है नई कविता की जो प्रवृत्तियों में भी, या नई कविताओं की विशेषताओं में भी जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो था लघु मानव की प्रतिष्ठा। लघु मानव,
दोस्तों ये थे वो 5-6 महत्वपूर्ण पहलू जिनके आधार पर हम नई कविता की युगीन परिस्थितियों को समझ सकते हैं। सबसे पहला तो कि आजादी के बाद जनता को जो भारतीय जनता थी उसको सरकार से या देश का जो शीर्ष नेतृत्व था उससे बहुत उम्मीदें थी कि अब सभी को रोजगार मिलेगा, सभी के सपने पूरे होंगे और रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसके लिए हमने आजादी के लिए संघर्ष किया था, विकास के जो सपने हैं वो पूरे होंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो सरकारें होती हैं उनके जो वादे होते हैं वो झूठे और खोखले साबित होते हैं, जिस कारण भारतीय जनता का आजादी से एक मोह भंग उत्पन्न होता है। भारतीय जनता ने जो सपने देखे होते हैं, आजाद विकास की जो उम्मीदें उन्होंने लगाई होती है वो भी पूरी नहीं होती, क्योंकि बेरोजगारी, सामाजिक विसंगतियां, अशिक्षा, औद्योगिक धंधों का विकास ना होना और रोटी, कपड़ा, मकान के लिए एक आम आदमी या मध्य वर्गीय जीवन की जद्दोजहद वैसी की वैसी ही रहती है। इसलिए भारतीय जनमानस में एक असंतोष की भावना पैदा होती है और आजादी से मोह भंग की स्थिति पैदा होती है। और इस मोह भंग की स्थिति जो है वो कवियों में भी होती है, भारतीय जनमानस में भी होती है, जिसका प्रभाव हमें नई कविता में आजादी से जो मोह भंग की जो स्थिति है उसका हमें इस युग की कविता में प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वह है द्वितीय विश्व युद्ध। जो आजादी द्वितीय विश्व युद्ध का भी एक प्रभाव हमें नई कविता पर देखने को मिलता है। हालांकि जब नई कविता का आरंभ होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका होता है, किंतु उसकी विभीषिका, उसके कारण जो आई विश्व में निराशा है, उसका प्रभाव भी हमें इस युग में दिखाई देता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरा विश्व है वो दो खेमों में बंट जाता है। आधा खेमा जो है वो सोवियत संघ के साथ होता है और दूसरा खेमा जो है वो अमेरिका के साथ होता है। ये खेमे केवल खेमे या गुट नहीं थे, बल्कि ये दो परस्पर दो विरोधी विचारधाराओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जैसे अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था, तो वहीं सोवियत संघ जो था वो मार्क्सवाद का प्रवर्तक था, यानी कि साम्यवादी विचारधारा का शीर्ष नेतृत्व जो है वो मार्क्सवाद का रहा था। तो यही जो विचारधारा का जो क्या कहते हैं एक संघर्ष था या समर्थक होना या विरोधी होना, ये हमें नई कविता में भी दिखाई देता है। जैसे कि आगे जो थे वो मार्क्सवादी समर्थक थे, लेकिन नई कविता के कुछ अन्य कवि भी थे जो पूंजीवाद के समर्थक ना होकर भी व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक थे। हालांकि नई कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों हमें ये नोट करके रखनी है कि नई कविता किसी वाद का समर्थन नहीं करती, किसी विचारधारा का अंत समर्थन नहीं करती है। यह अपने रूप में यह मनुष्य को संश्लिष्ट रूप में खोजने की और समन्वय की कविता मानी जाती है। चौथा महत्वपूर्ण दोस्तों पहलू था नई कविता पर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी चीज का पड़ा है तो वो था अस्तित्ववाद। किर्केगार्ड और अल्बर्ट कामू और सार्त्र की जो अस्तित्ववादी विचारधारा थी उसने नई कविता के कवियों को सर्वाधिक प्रभावित किया और इसी कारण नई कविता पर हम अस्तित्ववाद का एक बहुत बड़ा प्रभाव देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण पहलू था शहरीकरण। जब आजादी के बाद जो है भारत में औद्योगिक धंधों या सरकारें कुछ प्रयास जब करती है या फिर जो जनता थी वो रोजी रोटी की तलाश में शहरों की ओर पलायन करती है, तो शहरीकरण तेजी से बढ़ता है भारत में। और शहरीकरण के कारण जब व्यक्ति जो ग्रामीण व्यक्ति है वो अपनी जड़ों से कटकर शहरों में अकेला जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। ऐसे में उसके जीवन में घुटन, कुंठा और संतरास जैसी समस्याएं और अकेलापन उसे घेर लेता है। इस तरह की जो अकेलापन और अजनबीपन, संतरास और कुंठा और घुटन की जो कविताएं हैं वो हमें नई कविता में देखने को मिलती है। और अंतिम महत्वपूर्ण पहलू जिससे जो नई कविता की परिस्थितियों में और प्रवृत्तियों में भी महत्वपूर्ण था वो था लघु मानव। लघु मानव वो व्यक्ति है जिसे सभ्यता के आरंभ में या पूर्व संस्कृति में हम मतलब आजादी से पहले की जो संस्कृति थी या जो समय था, स्थितियां थी, उसमें उसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया था, उसे बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी, महत्व दिया गया था। लेकिन बाद में उसका कालांतर में उसका महत्व क्षीण होता गया।
ये वही लघु मानव आम साधारण व्यक्ति है जो हर तरह से शोषित है, पीड़ित है और दुखी है। तो इसका चित्रण भी नई कविता में एक जरूरी महत्वपूर्ण बनकर उभरता है। और इस लघु मानव की प्रतिष्ठा में या लघु मानव के चित्रण में दो व्यक्तियों का हम सबसे ज्यादा योगदान देखते हैं। सबसे पहला तो था विजय देव नारायण शाही, जिन्होंने लघु मानव के बहाने नई कविता पर बहस पर लघु मानव की हिंदी कविता में एक मजबूती से प्रतिष्ठा की। दूसरे थे मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध ने भी लघु मानव का समर्थन किया है। तो ये थी दोस्तों नई कविता की युगीन परिस्थितियां। अब हम बात करेंगे नई कविता के अगले महत्वपूर्ण बिंदु, नई कविता के प्रमुख कवियों के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे नई कविता के प्रमुख कवियों के बारे में। दोस्तों नई कविता के जो कवि हैं उनको आपको एकदम स्मरण होना चाहिए, क्योंकि कई बार यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं होती हैं या फिर जो बीए के सेमेस्टर एग्जाम होते हैं हिंदी के विद्यार्थियों के, या बीए प्रोग्राम में जिन्होंने हिंदी विषय लिया है, उनके लिए भी इन कवियों को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में लिखने को आता है या फिर कई बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर इनका टिक करने के लिए आ जाता है कि इसमें कौन जो है वो नई कविता का प्रमुख कवि नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत आ रहे हैं। तो हमारे सबसे पहले महत्वपूर्ण कवि थे नई कविता के, वो थे अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे। दूसरे महत्वपूर्ण कवि थे नई कविता के, वो थे भवानी प्रसाद मिश्र। तीसरे थे रघुवीर सहाय। चौथे महत्वपूर्ण कवि थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पांचवे महत्वपूर्ण कवि थे मुक्तिबोध का पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। छठे महत्वपूर्ण कवि थे हमारे धर्मवीर भारती, जिनका एक प्रमुख नाटक था गीति काव्य नाटक, वो था अंधयुग। शमशेर बहादुर सिंह हमारे अगले महत्वपूर्ण कवि थे, शमशेर बहादुर सिंह। हमारे आठवें महत्वपूर्ण कवि थे, वो थे गिरिजा कुमार माथुर। नवे महत्वपूर्ण कवि थे अशोक वाजपेयी की कविता आज भी हम कवि सम्मेलनों में खासकर सुनते हैं, जैसे कुमार विश्वास इनकी कविताएं बहुत बोलते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा हमारे अंतिम महत्वपूर्ण कवि थे। यद्यपि इसके अलावा भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अन्य कवि भी थे, लेकिन मैंने जो प्रमुख कवि थे जो आपको याद रहे, जो आपको स्मरण रहे, उनके नाम आपको बताए हैं। तो आपको इन कवियों के नाम और इनकी कुछ कुछ जो प्रमुख पंक्तियां हैं, प्रमुख कविताएं हैं, वो आप स्मरण कर लें तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं आप पहले नाम लिख लेती हूँ ब्लैक बोर्ड पे, फिर आपको दिखाती हूँ, ताकि आपका भी कम समय लगे और आपको कम समय में बहुत अच्छे से चीजें समझ आए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं नई कविता की युगीन प्रवृत्तियों के बारे में। तो नई कविता की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी, जिसे हम पहली प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, वो था भोगे हुए यथार्थ पर बल। दोस्तों भोगे हुए यथार्थ पर बल नई कविता ने सर्वाधिक दिया। नई कविता के कवियों ने सबसे पहले तो किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं किया। इससे पूर्व जो प्रगतिवादी विचारधारा हो या प्रयोगवाद हो, इन्होंने सभी तरह की विचारधाराओं और वादों से मुक्त होकर विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखी। और तो और इन्होंने छायावाद की वायवीयता का भी विरोध किया। इनका मानना था कि जीवन में यथार्थ जो उन्होंने स्वयं देखा है, अपने समाज में जो अनुभूत किया है, वही जीवन का यथार्थ होता है। इन्होंने अनुभव की आंच पर जो यथार्थ इन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, उसी को सत्य रूप में प्रमाणित किया। इन्होंने छायावाद की वायवीयता का विरोध किया।
इन्होंने प्रगतिवाद में एक विचारधारा यानी मार्क्सवादी विचारधारा की यांत्रिकता का भी विरोध किया और प्रयोगवाद में विद्रोही चेतना या फिर प्रयोग की अतिशयता का भी इन्होंने विरोध किया। जैसे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी जो यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि थी या फिर भोगे हुए यथार्थ पर बल देते हुए कहते हैं, उनकी एक कविता है जिसमें वो लिखते हैं कि बिना अनुभूति के कविता नहीं हो सकती। वो लिखते हैं कि लिपटा रजाई में मोटे तकिए पर धर कविता की कॉपी, लिपटा रजाई में मोटे तकिए पर धर कविता की कॉपी, ठंडक से अकड़ी उंगलियों पर कलम पकड़ मैंने इस जीवन की गली गली नापी, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम बखत जगा नहीं। कहने का मतलब है कि लिखा वही जाएगा जो यथार्थ है, जो जीवन का यथार्थ है, जो जीवन के अनुभवों की आंच पर तपा है। और जो एक और है कि नए कवियों ने जीवन की जो सच्चाई थी या सत्य की गहराई को अपने अनुभवों से आंका। सत्य की चोट कितनी गहरी भी हो सकती है, ये उस समय के कवियों को पता था। जैसा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी एक कविता में लिखते हैं, मैं नया कवि हूँ, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट कितनी गहरी होती है। मतलब इस तरह का भाव जो हम देखते हैं वो हम नई कविता में देखते हैं कि भोगे हुए यथार्थ पर किस तरह से बल दिया जाता है। इसी तरह रघुवीर सहाय यथार्थ को अब का मानना था कि यथार्थ जो है वो किसी निश्चित विचारधारा तक सीमित नहीं है। यथार्थ जो है वो जीवन का बहुत विस्तारित और व्यापक होता है। उन्होंने जैसे अपनी एक कविता में कहा कि हम तो लेंगे सारा का सारा जीवन, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, माफ कीजिएगा ऐसे था, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे ना कहिए। इस तरह से जीवन के संपूर्ण और संश्लिष्ट जो एक रूप है उसकी जो एक कोशिश है, उसको जो खोजने की एक कोशिश है, वो हमें नई कविता में देखने को मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी लघु मानव की अवधारणा। लघु मानव की अवधारणा, दोस्तों लघु मानव की जो अवधारणा थी वो नई कविता की एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में उभर कर आती है। लघु मानव की अवधारणा के विषय में जब भारत में लघु मानव की अवधारणा उपजती है, उन स्थितियों को हम देखें तो अस्तित्ववादी दर्शन, यांत्रिकता बोध, द्वितीय विश्व युद्ध, आजादी से मोह भंग, शहरीकरण, मशीनीकरण, भारत में इन परिस्थितियों के बीच में जो है वो लघु मानव की अवधारणा जन्म लेती है। ये लघु मानव वही मानव है जो पहले संस्कृति के केंद्र में था, किंतु समय के साथ इसके जो महत्व है वो उसमें भारी मात्रा में गिरावट आ जाती है और ये मानव जो है अपने आत्म सम्मान, जय, पराजय, निराशा, इन सभी को समेटता हुआ आगे बढ़ता है। ये जो मानव है ये ईश्वर का विरोध करता है या फिर किसी भी देवत्व का विरोध करके अपना रास्ता स्वयं बनाता है और अपनी लघुता के प्रति इसके मन में कोई हीन भाव न होकर एक गर्व की अनुभूति है। जैसे कि अशोक वाजपेयी लघु मानव पर के विषय में अपनी उनकी एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि हम छोटे लोग चाहे अनदेखे बीत जाए, हम छोटे लोग चाहे अनदेखे बीत जाए, कोई तो देखेगा हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल थे, कोई तो चिन्हेगा हमारे होठों पर कविताएं थी। इसी प्रकार नरेश मेहता अपनी प्रसिद्ध कविता, जो उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता थी संशय की एक रात, जो कि राम के जीवन पर आधारित थी, उसमें राम जो है वो सीता से अपनी लघुता बताते हुए कहते हैं कि हम इतिहास की केवल वनस्पतियां भर हैं, हम इतिहास की केवल वनस्पतियां भर हैं, हमारे चलने से सीता थोड़ी धरती सुंदर हो उठती है, हमारे चलने से सीता थोड़ी सी धरती सुंदर हो उठती है, हम संभवतः एक छोटी सी सुगंध वहन कर सकते हैं, बस इससे अधिक कुछ नहीं। यानी कि इस युग में राम भी जो है वो अपनी लघुता को चरितार्थ कर रहे हैं, अपनी लघुता को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार जो सबसे इस युग की मेरी नजर में या मेरी दृष्टि में
जो मेरा लोकप्रिय माफ कीजिए, मेरा प्रिय जो नाटक है वो था धर्मवीर भारती का अंधा युग। उसमें धर्मवीर भारती लघु मानव के विषय में कहते हैं कि उनका कि मैं रथ का टूटा पहिया लेकिन मुझे फेंको मत, क्योंकि सहसा इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। तो जो टूटा पहिया है वो लघु मानव है, यानी कि धर्मवीर भारती लघु मानव के विषय में इस तरह की जो अपनी कविता है उसमें इस तरह अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों नई कविता की अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति, वो थी यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि। जैसा कि हमने अभी पहली प्रवृत्ति में भी बात की कि नई कविता के जो कवि थे वो यथार्थ को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान रहे थे। कविता जो है वो यथार्थ को उसकी संपूर्णता में ग्रहण करती है। जैसा कि मुक्तिबोध अपनी एक कविता में कहते भी हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, उसे सहर्ष स्वीकारा है, यानी कि सहर्ष स्वीकार लेना, यानी जीवन के यथार्थ को स्वीकार कर लेना ही इस युग की एक खास विशेषता रही है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति पर। तो नई कविता की अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी आधुनिक भावबोध। आधुनिक भावबोध की प्रवृत्ति पर दोस्तों अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो हम देखते हैं आधुनिक भावबोध नई कविता के एक महत्वपूर्ण या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में हम आधुनिक भावबोध को देखते हैं। आधुनिक भावबोध को समझने के लिए कि आधुनिक भावबोध नई कविता में हमें किस प्रकार दिखाई देता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी और कवि किस प्रकार आधुनिक भावबोध को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त कर रहे थे, इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि आधुनिक भावबोध को समझने के लिए पहला महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा आधुनिक भावबोध को समझ दुख और वेदना। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है संशय। संशय की एक भावना हमें लगभग सभी नई कविता के कवियों की कविताओं में देखने को मिलती। तीसरा है निरर्थकता बोध। चौथा है मूल्यहीनता। पांचवा है महानगरीय जीवन की जो विसंगतियां थी उसका युगीन चित्रण भी हमें नई कविता में देखने को मिलता है। और छठा महत्वपूर्ण चिंतन बिंदु था आधुनिक भावबोध के अंतर्गत राजनीतिक चेतना। तो दोस्तों इन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम आधुनिक भावबोध जो नई कविता की एक केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में आता है उसका अध्ययन करेंगे। तो आधुनिक भावबोध नई कविता की जब केंद्रीय विशेषता होती है या आधुनिक भावबोध के विषय में दोस्तों हमें एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि ये आधुनिक जो भावबोध है वो मार्क्सवादी चिंतन की तरह नहीं है। यह व्यक्तिवादी चिंतन को व्याख्यायित करता है, महत्व देता है। तो ये जो पूरा का पूरा आधुनिक भावबोध है ये व्यक्तिवादी जीवन को के परिप्रेक्ष्य में है। तो जैसे कि आधुनिक भावबोध के विषय में जो रामविलास शर्मा थे वो इसके विषय में इसके जो नकारात्मक पक्ष हैं उसको अधिक देखते हैं। जैसे कि रामविलास शर्मा आधुनिक भावबोध के विषय में लिखते हैं कि नई कविता जीवन के नकार की कविता है। नई कविता जीवन के नकार की कविता है, यह जीवन की विकृति की कविता है। यह हर तरह की नकारात्मकता को उत्सव भाव से चित्रित करती है। यह सब वह आधुनिक भावबोध के नाम पर करती है। यह संस्कृति, परंपरा और मनुष्य के उदात्त मूल्यों की उपेक्षा है। तो ऐसा हमारे जो हिंदी के वरिष्ठ आलोचक हैं रामविलास शर्मा का मानना है। किंतु हम अभी आधुनिक भावबोध के विषय में आगे विस्तार से बात करते हैं। तो आधुनिक भावबोध मुख्यतः शहरीकरण, मशीनीकरण, यंत्रवाद और संबंधहीनता के विषय में को लेकर चलता है। नई कविता में जो दुख और वेदना की जो अनुभूति है वो कवि को सबसे ज्यादा होती है। जैसा कि आगे अपनी कविता में लिखते हैं कि दुख सबको मांझता है और चाहे वह स्वयं को मुक्त रखना ना जाने, किंतु जिन्हें वह मांझता है उन्हें वह सीख देता है
कि औरों को मुक्त रखें। इसी प्रकार धर्मवीर भारती अपनी कविता में आधुनिक भावबोध में जो पीड़ा वेदना है उसको प्रमुखता देते हुए कहते हैं कि वह पीड़ा है जो हमको तुमको सबको अपनाती है। सच्चाई है अनजाने को भी हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। तो दोबारा बताती हूँ, वह पीड़ा है जो हमको तुमको सबको अपनाती है। सच्चाई है अनजाने को भी हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। तो ये जो है धर्मवीर भारती अपनी कविता में लिख रहे हैं। इसी प्रकार जो है नई कविता की जो संवेदना है वो आधुनिक हो गई है। और अब अगली जो महत्वपूर्ण बिंदु है संशय। नई कविता में संशय की प्रवृत्ति हमें प्रमुख रूप से देखी जाती है कि संशय की भावना, कवि जो है वो अनुभूत सत्यों के आधार पर ही सत्य को पाना चाहता है। वो किसी भी पहले से कह दिए गए या किसी और के द्वारा अनुभूत सत्य को सत्य मानने को राजी नहीं है। जैसा कि नरेश मेहता अपनी कविता संशय की एक रात में संशय की जो प्रवृत्ति है उस पर लिखते हैं कि राम के मन में भी संशय है, नरेश मेहता के मन में भी संशय है। तो नरेश मेहता राम के रूप में लिखते हैं, कौन सा किसका असत्य, इस सत्यासत्य का निर्णय करेगा कौन। ये सब स्वीकारोक्तियां हैं, सत्य नहीं ओ पिता, संशय निकष है रित का भी। कि किस प्रकार संशय के विषय में वो बात कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है एक और कविता है जो संशय पर ही आधारित है। उसमें कवि कहता है, दो सत्य दो संकल्प, दो सत्य दो संकल्प, दो दो आस्थाएं, व्यक्ति में ही अप्रामाणिक व्यक्ति पैदा हो रहा है। इस प्रकार संशय की भावना हमें इस युग में दिखाई देती है। दूसरा है जो युगीन आधुनिक भावबोध में एक महत्वपूर्ण चिंतन बिंदु आता है, वो आता है निरर्थकता। निरर्थकता यानी कि आधुनिक भावबोध व्यक्ति में कहीं ना कहीं निरर्थकता का भावबोध भी भर देती है। यांत्रिक जीवन पूंजीवादी संस्कृति के कारण मनुष्य के जीवन में जो निरर्थकता का भाव आता है और संशय के कारण भी जो व्यक्ति है वो मूल्यहीन हो जाता है, उसके जीवन की सार्थकता जो है वो खत्म होने लगती है। इसी कारण निरर्थकता का भाव हमें नई कविता के कवियों में दिखाई देता है। जैसा कि एक केदारनाथ सिंह की कविता है, बहुत महत्वपूर्ण कविता है, फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें वो कहते हैं कि जहां लिखा है प्यार वहां लिख दो सड़क, जहां लिखा है प्यार वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। जहां लिखा है सड़क वहां लिख दो प्यार, फर्क नहीं पड़ता। मेरे युग का मुहावरा है, फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार निरर्थकता बोध को चित्रित करते हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं कि कैसी विचित्र है ये जिंदगी जिसे मैं जीता हूँ, एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है, ज्यो ज्यो सीता हूँ। इसी प्रकार निरर्थकता बोध को क्या कहते हैं चित्रित करते हुए मुक्ति बोध की कविता है जो कि इस युग की महत्वपूर्ण कविता है। यह अक्सर यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछी जाती है कि ये कविता किसकी कविता है। तो मुक्ति तक क्या किया, जीवन क्या जिया, लिया बहुत बहुत अधिक, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, लिया बहुत बहुत अधिक, दिया बहुत बहुत कम, अरे मर गया देश, जीवित रह गए तुम। तो इस प्रकार निरर्थकता की जो भावना है वो हमें इस युग के कवियों में दिखाई देती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु था मूल्यहीनता। अब हम बात कर रहे हैं अपने व्याख्यान के सबसे अंतिम चिंतन बिंदु या फिर सबसे अंतिम पड़ाव जो है नई कविता की प्रवृत्तियों के शिल्प पक्ष पर। नई कविता के शिल्प पक्ष में सब एक महत्वपूर्ण पहलू हम उसका भाषा को देखते हैं। नई कविता के जो कवि थे उन्होंने शिल्प को अत्यधिक महत्व दिया। जैसे कि प्रगतिवाद में शिल्प को महत्व नहीं दिया गया, उस युग में अंतर वस्तु को अधिक महत्व दिया गया, कविता के कथ्य को अधिक महत्वपूर्ण माना गया और प्रयोगवाद में भी शिल्प को महत्वपूर्ण माना गया। इसी प्रकार
नई कविता में जो कविता का शिल्प है उसको और अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और उसके अंतर्गत भाषा, शिल्प के अंतर्गत भाषा को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया। जो नई कविता के कवि जो थे उन्होंने कहा कि कविता में कितनी संप्रेषणीयता है या कविता में जितने अर्थ निकाले जा सकते हैं, कविता का जो महत्व है वो उसकी भाषा से ही संभव है और व्यक्ति के अनुभव और चिंतन का सामर्थ्य भी उसके भाषा बोध पर ही निर्भर है। इस प्रकार जो है नई कविता में शब्दों को खुला आमंत्रण मिलता है। विभिन्न भाषाओं के शब्द हिंदी अंग्रेजी से इस युग में लिए जाते हैं और उन शब्दों का कविता में प्रयोग भी किया जाता है और इनकी जो भाषा है वो बोलचाल की भाषा है। आम जनजीवन के बोलचाल की भाषा में ही कविताएं लिखी जा रही थी। जैसा कि भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी तू हमसे बड़ा तू दिख, उसके बाद भी तू हम। तो इस प्रकार आम बोलचाल की भाषा में जो हम बोल रहे हैं उसी को कविता के रूप में अभिव्यक्त करना इस युग के लेखकों की एक बड़ी पहचान रही। उसी तरह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आप भाषा पर लिखते हैं अपने कविता में, बिंब और प्रतीक को मारिए गोली, बिंब और प्रतीक को मारिए गोली, मेरे साथ बोलिए खड़ी फर्रुखाबादी बोली। यानी कि आम जनजीवन की जो भाषा है उसमें कविता लिखी जाएगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण, इसी तरह मुक्तिबोध जो भाषा के विषय में एक उनकी कविता है, अभी मैं आपको सुनाती हूँ। वो कहते हैं अंधेरे में कि दो कठिन पाटों के बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच, टिक 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 लेट मी स्पीक। यानी कि इंग्लिश के शब्दों यानी अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उसका प्रयोग भी हमें नई कविता के कवियों की कविताओं में देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु है शिल्प पक्ष का वो है नए उपमान। नई कविता के कवियों ने नए उपमानों का भी प्रयोग किया। दोस्तों जिस प्रकार प्रयोगवाद में नए नए उपमानों का प्रयोग हुआ था, इसी प्रकार नई कविता में भी नए नए उपमानों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हालांकि मुक्तिबोध जो है वो नए उपमानों का विरोध करते हैं, किंतु कुछ कवि जो थे वो उपमानों का नवीन प्रयोग भी कर रहे थे। जैसे कि जगदीश कुमार की कविता है, जगदीश कुमार की कविता है, चांदनी चंदन सदृश हम क्यों कहें, हाथ हमें कमलों सरीखे क्यों कहे, हम तो कहेंगे चांदनी उस सिक्के सी है जिसमें चमक है पर खनक गायब है। इसी प्रकार हम अगले महत्वपूर्ण शिल्प पक्ष के बिंदु पर देखें तो वो था छंद। छंद छंद नई कविता जो है वो छंद मुक्त कविता है और लय भी इन्हीं शब्दों में वरन अर्थों में भी यह स्तर पर सक्रिय है। यानी कि इस युग में जो कविताएं हैं वो छंद मुक्त कविताएं ही लिखी जा रही थी और लय तुक के साथ लिखी जा रही थी। वीर सहाय की प्रसिद्ध कविता है, पढ़िए सीता पढ़िए गीता बनिए सीता, पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज जीवन निज घर बार बसाइए। पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। होय कटीली आंखें गीली, तबीयत ढीली लकड़ी सीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाइए। इस तरह से छंद मुक्त है किंतु इसमें लय है, तुक है और ताल है। इसी प्रकार हम अगले जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर बात करेंगे शिल्प की दृष्टि से, वो था काव्य रूप। काव्य रूप की बात करें तो इस युग में लंबी कविताएं भी लिखी गई और छोटी कविताएं भी लिखी गई। धर्मवीर भारती की अंधा युग, नरेश मेहता की कविता लंबी संशय की एक रात, मुक्तिबोध की तो हम बात कर ही चुके हैं अंधेरे में, और राजकमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग। इस प्रकार ये जो जितनी भी कविताएं थी इस युग में लंबी कविताएं लिखने का एक अच्छा खासा दौर चला। अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति पर हम बात करें तो दोस्तों वो थी फंतासी।
फैंटेसी शैली या फंतासी शैली का इस युग में एक खास प्रयोग हमें देखने को मिलता है। फैंटेसी बेसिकली एक कल्पना है, इमेजिनेशन है, जिसमें जो कवि है वो कल्पना के माध्यम से अपने जीवन की अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करता है। मुक्ति बोध ने और इस युग के अन्य कवियों ने भी इस युग में फैंटेसी शैली को शिल्प के अंतर्गत कई जगह प्रयोग किया है और फैंटेसी को महत्वपूर्ण एक फैंटेसी का एक बहुत ही खूबसूरत या फिर सुंदर प्रयोग भी किया है। तो दोस्तों ये था आज के जो व्याख्यान में नई कविता की नई कविता का एक सामान्य परिचय, उसकी समय सीमा, उसकी युगीन परिस्थितियों, नई कविता के प्रमुख कवियों और उसकी युगीन प्रवृत्तियों पर एक विशेष और विस्तार से चर्चा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो मुझे जरूर बताइएगा, और नई कविता के विषय में आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो या आपकी कोई दुविधा हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उस दुविधा का पूरा हल कर सकूं और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।